नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। यूएन में इजराइल और ईरान के बीच भरी मीटिंग में बवाल हुआ और इस मीटिंग में अगर बेइज्जत कोई खुल के हुआ है तो डोनाल्ड ट्रंप। किसी ने कहा जुआरी है, किसी ने कहा शिकारी। इसके साथ ही ईरान की रूस में पुतिन के साथ मीटिंग शुरू हो चुकी है। करीब 5-6 घंटे पहले ही ईरान के विदेश मंत्री अरागची पहुंच चुके थे मॉस्को। इसके बाद खामेनेई ने जो फैसला किया है अमेरिका को लेकर के और ईरान की आर्मी को, डिफेंस फोर्सेज को जो आजादी दी है फैसले लेने की, उसके बाद अमेरिका में अलर्ट है। न्यूयॉर्क को अलर्ट मोड पर रखा गया है। ईरान इजराइल युद्ध की जो 6 अपडेट्स हैं, 6 अपडेट एक साथ, ताकि न्यूज आप तक पूरी रहे। 6 अपडेट लेकर के मैं इस वीडियो में आया। एक-एक करके आपको दिखाएंगे, बताएंगे। सबसे पहली खबर लाइए, जो यूएन में बिल्कुल आमने-सामने भिड़ गए। एक तो ये खबर देखिए आप, अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद भड़का ईरान, इजराइल में लगातार बमबारी, यरूशलेम में सुनी गई धमाकों की आवाज। इस समय पूरे जो है इजराइल में ब्लैक आउट की स्थिति है। कई जगहों से खबर है, क्योंकि इजराइल में कुछ संवाददाता, भारत के कुछ पत्रकार मौजूद हैं, तो उनके ज़रिए जो सूचनाएँ हमें फर्स्ट हैंड मिल रही हैं, उसके मुताबिक कई इलाकों में ब्लैक आउट है इजराइल में। बिजली-विजली कट चुकी है, इजराइल की स्थिति खराब है। लेकिन या आते हैं यूएन में क्या-क्या हुआ, उस डेवलपमेंट पर आते हैं। यूएन में आमने-सामने लाइए जरा एक खबर दिखाइए, पहले-पहले खबर। हाँ, ईरान पर हमले से भड़का उत्तर कोरिया, यूएन में इजराइल से भिड़ गया शिया देश, जाने टॉप अपडेट। अब ये दिखाइए जरा मीटिंग में क्या-क्या, सामने मीटिंग की तस्वीरें भी रही यूएन की, जो ये इमरजेंसी यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की इमरजेंसी मीटिंग कॉल की गई थी और ईरान ने ही ये मीटिंग कॉल करवाई थी। इसमें इजराइल ने, जो इजराइल के प्रतिनिधि हैं डैनी डैनन, इनका क्या, इन्होंने कहा वहां पर क्या राग अलापा, जिसके बाद बवाल बढ़ा। इन्होंने कहा कि आज यहाँ पूरी दुनिया को रिकॉर्ड पर ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए, ट्रंप का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जब बाकी देश चुप थे तब उन्होंने कार्रवाई की। डैनन ने सवाल उठाया कि जब ईरान यूरेनियम को नागरिक उपयोग से कहीं आगे बढ़ाकर संवर्धित कर रहा था और जब उसने पहाड़ के नीचे किला बनाकर हमारे सफाई की तैयारी की, तब आप कहाँ थे? अब इसमें ये बवाल तो होगा फिर। तुमने बनाए, तुम एनपीटी में नहीं आए, तो तुमसे भी तो दुनिया सवाल मांगेगी कि आप दुनिया के चुने हुए बॉस हो, दादा हो, माफिया और डॉन हो, सवाल तो खड़े होंगे। ईरान के प्रतिनिधि जो है आमिर सईद इरावनी, उन्होंने अमेरिका पर इसके बाद भड़क गए, जमकर आरोप लगाया। उन्होंने कहा मन गढ़ंत और बेतुके बहाने से ईरान के खिलाफ युद्ध छेड़ा गया है। अब ईरान को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और उसका जवाब समय, तरीका और स्तर, यानी टाइम, तरीका क्या होगा, कैसे एक्शन होगा और किस लेवल का एक्शन होगा, स्तर किस लेवल का एक्शन होगा, ये सब ईरान की सशस्त्र सेनाएं तय करेंगी। ये पूरा अधिकार ईरान की सेनाओं को दे दिया गया है। इरावनी ने इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू पर आरोप लगाया कि उन्होंने अमेरिका को एक और महंगे और निराधार युद्ध में ढकेल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का खुला उल्लंघन किया गया है। अब अगली खबर लाइए स्क्रीन पर, एक-एक खबर को बताते चलें। ईरान पर अमेरिकी हमले से गुस्से में लाल हुआ तानाशाह, कहा जमीन हड़पने वाला शिकारी। ये उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि भी, अगर आप दिखाएंगे विजुअल्स में, तो उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि भी यहाँ पर मौजूद थे जो यूएनएससी की मीटिंग में। और उत्तर कोरिया के प्रतिनिधि यानी किम जोंग के प्रतिनिधि, आप देखिएगा इसमें, अभी ये तो रशियन फेडरेशन है, रशियन फेडरेशन के अलावा भी ये तो पूरी मीटिंग है जो बाकी सारे प्रतिनिधि अलग अलग देशों के मौजूद हैं। चाइना का के प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, है किम जोंग के प्रतिनिधि भी, ये तो ईरान के प्रतिनिधि हैं। तो किम जोंग के प्रतिनिधि ने ये कहा शिकारी इस मीटिंग में कि ये शिकारी है जमीन हड़पने वाला, ट्रंप शिकारी है जमीन हड़पने वाला। शिकारी कहा तो ईरान ने ट्रंप को जुआरी कहा इस मीटिंग में, जब पूरी दुनिया मौजूद थी। ये देखिए, आपने शुरू किया है, खत्म हम करेंगे। अमेरिका की एयर स्ट्राइक के बाद भड़के ईरान ने ट्रंप को जुआरी बताया।
तो इस मीटिंग में बाकी सब तो हो रहा था, दुनिया में गंभीरता जिस लेवल की है उस पर बात हो रही थी, लेकिन टारगेट पर इजराइल तो था ही। ईरान का टारगेट है अब इजराइल। अमेरिका के अटैक के बाद भी हम आपको बताएं जो प्रतिक्रिया आ रही है उसमें मुख्य टारगेट इजराइल है, क्योंकि यही वो बीच में बैठा हुआ एक भूभाग पर, छोटे से भूभाग पर बैठा हुआ वो समूह है जो पूरे मिडिल ईस्ट में अशांति का पैगाम बार बार लाता है, क्योंकि इसे ये अमेरिका इसको इस्तेमाल करता है। और अमेरिका के इशारे पर ये जो भी देश अमेरिका की तानाशाही और साम्राज्यवादी नीतियों के सामने घुटने नहीं टेकते हैं, वहां पर सत्ता उखाड़ने का काम युद्ध के बहाने ये करता है। इसमें ये सद्दाम हुसैन के सामने एक्सपोज हुआ था। नेतन्याहू का मेरे पास बयान है, मैं अगले कार्यक्रम में दिखाऊंगा। 2003 में इसने कहा था, नेतन्याहू ने 2002-3 में कि अगर सद्दाम हुसैन की सत्ता को पलट दिया जाए, इसको सत्ता से उखाड़ फेंका जाए, तो पूरे मिडिल ईस्ट में प्रोग्रेसिव जो है एक लहर आ जाएगी और अशांति बिल्कुल खत्म हो जाएगी। मैं इसी कार्यक्रम में कोशिश करूंगा, सुना दूंगा आपको। पूरे मिडिल ईस्ट के लिए कहा कि पूरे मिडिल ईस्ट में शांति आ जाएगी और प्रोग्रेसिव लहर चलेगी। और 2002, 2025, 23 साल बाद भी ये नए नए टारगेट तलाशता है, जो टारगेट अमेरिका के सामने नतमस्तक नहीं होते हैं। अगली खबर लाइए, अगली खबर लाइए, फिर मैं इसकी बाइट भी सुनाऊंगा। अगली, ईरानी संसद ने दी होर्मुज मार्ग को बंद करने की को मंजूरी दी है। ये सबसे महत्वपूर्ण है, जाने अब क्या होगा। ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है, इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये होर्मुज 20% से ज्यादा जो है इसका ईंधन का व्यापार है, वो 20% से ज्यादा नियंत्रित करता है। इस 20% से ज्यादा नियंत्रण में अगर जो है इस होर्मुज को बंद कर दिया जाएगा तो पूरी दुनिया में त्राहिमाम की स्थिति पैदा हो जाएगी। होर्मुज का एक विजुअल था, अगर हो पाए पॉसिबल तो हमने इस्तेमाल किया था। होर्मुज में जो ट्रैफिक था, वो ट्रैफिक कितने बड़े पैमाने पर था, वो अगर दिखा सके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्रतिदिन इस होर्मुज से 20 मिलियन बैरल से अधिक कच्चा तेल जो है वैश्विक बाजार में जाता है। होर्मुज बंद करने का अंतिम फैसला संसद ने मंजूरी दे दी है, लेकिन अब इस पर संसद की मंजूरी के बाद ईरान में जो प्रोसेस है मैं आपको बता दूं। संसद की मंजूरी के बाद इस पर अंतिम मुहर ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, ईरान में राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद ये सबसे हाई पावर कमेटी है, सबसे फाइनल अथॉरिटी। तो ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद इस पर अगर अंतिम मुहर लगाई और फिर देश के सर्वोच्च नेता जो सुप्रीम लीडर हैं अयातुल्ला अली खामेनेई, अगर इन्होंने इस पर दस्तखत कर दिया तो होर्मुज बंद हो जाएगा। राइटर्स प्रेस टीवी के हवाले से ये खबर है। ये खबर कोई हवा हवाई मतलब हमने मन गढ़ंत नहीं किया है। ये जो खबर जो है हम आपको बता रहे हैं, ये बाकायदा वहां से है, राइटर्स से है खबर। ईरान के इस कदम के बाद सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई और ईरान, ये जितने प्रमुख तेल उत्पादक और गैस उत्पादक देश हैं, ये सब के सब टेंशन में हैं, क्योंकि सऊदी अरब, कुवैत, कतर, यूएई, इन सब का जो प्राकृतिक गैस और तेल है, उनके निर्यात के लिए इकलौता रास्ता जो है वो होर्मुज स्ट्रेट ही है। और पूरी दुनिया का करीब 25% हिस्सा, 20 से 25% हिस्सा इसी से सप्लाई होता है। भारत का तो 40% जो है ऑयल और 50% गैस, ये बताया जाता है। हालांकि एक रिपोर्ट मेरे सामने अभी है, उस रिपोर्ट के मुताबिक 70 से 80% भारत का आयात, ऊर्जा आयात इसी मार्ग से है। अगली खबर पर आइए, अगली खबर पर। और रेडी हो जाए तो मैं आज उसको चलाना है, मुझे नेतन्याहू के बयान को, जो 2002-3 का बयान है, वो भी सुनाना है। ईरान के 6 एयरपोर्ट को आईडीएफ ने बनाया निशाना, ईरानी सेना बोली हम खत्म करेंगे युद्ध। इजराइल पर ईरान के अटैक के जवाब में बीच बीच में इजराइल भी निशाना ईरान में उन जगहों को बना रही है जहां से ईरान का अटैक संचालित हो रहा है। जो बेस है, जिन बेस से इजराइल पर अटैक हो रहा है, उनको निशाना बना रही है इजरायली सेना, आईडीएफ जो है। लेकिन फिलहाल
ईरान में किसी उस पैमाने पर, बड़े पैमाने पर नुकसान की खबर नहीं है, जितनी खबरें इज़राइल में नुकसान की हैं। अगली खबर पर आइए, अगली खबर पर। ईरान के विदेश मंत्री, ये महत्वपूर्ण है, ईरान के विदेश मंत्री मास्को की यात्रा पर, ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची मास्को की यात्रा पर हैं। विदेश मंत्री की रूस यात्रा अमेरिका द्वारा चीन के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला करने के 1 दिन बाद हो रही है। मॉस्को पहुंचने के बाद, हटा दीजिए इसको, मॉस्को पहुंचने के बाद अरागची ने जो मीडिया के सामने बोला है, उसका इंग्लिश में नीचे ट्रांसक्रिप्ट चल रहा है, तो इसलिए हम इसको चला रहे हैं, अदर लैंग्वेज में होने के बावजूद वो आप समझ पाएंगे, नीचे पूरा स्पष्ट इंग्लिश में चल रहा है। तो मॉस्को पहुंचे हैं पुतिन से मुलाकात करने के लिए, क्योंकि यूएनएससी में चीन ने और रूस ने, चीन, रूस और उत्तर कोरिया, ये 3 देश इज़राइल और अमेरिका के खिलाफ बिल्कुल स्पष्ट खड़े नजर आए हैं। जरा सा भी उसमें बीच वाला रास्ता नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट खड़े नजर आए अमेरिका और इज़राइल के खिलाफ। तो चीन और उत्तर कोरिया तो बहुत आगे तक बढ़ चुका है। चीन से पहले रूस से बात करने अरागची पहुंचे हैं। ये प्ले करिए, सुनाइए। که خب طبیعی هست یک شرایط خاصی در منطقه حاکم هست که اقتضا میکنه که مشهدهای ما دقیق‌تر، جدی‌تر و نزدیک‌تر باشه. سفر من خب از بعد تنظیم شده بود که بعد از استانبول به اینجا بیام و دیداری داشته باشم با جناب پوتین در خصوص تهاجم اسرائیل و مسائلی که منطقه رو تهدید میکنه، که خب حالا مواجه شد با حمله آمریکا به جمهوری اسلامی ایران، تهاجم جدیدی که صورت گرفته. طبیعی هست که بحث‌های ما الان جدی‌تر خواهد بود و ابعاد گسترده‌تری در بر میگیره. این یک حمله و تجاوزی هست که قطعاً باید محکوم بشه. ما از موضع روسیه که امروز با شدیدترین نوع ممکن این تهاجم رو محکوم کردن قدردان هستیم و امیدوار هستیم که با گام‌های عملی همراه بشه در شورای امنیت و در حوزه‌های دیگه. به هر حال بحث‌های جدی و مهمی رو فردا خواهیم داشت و مطمئن هستم که در جهت منافع دو کشور خواهد. ये जो आपने सुना, इसके बाद मैं आपको बताऊं, न्यूयॉर्क में जो ईरान समर्थित मीडिया नूर न्यूज है, उसने जो अटैक इजराइल और ईरान के बीच चल रहे हैं, उसने कई हमलों की पुष्टि की है। तेहरान में इजरायली हमले की पुष्टि की है। लेकिन इसी बीच डोनाल्ड ट्रंप ने जो ट्रुथ सोशल पर लिखा कि हमारे हमले बड़े सटीक और जोरदार थे, उसके बाद जो खामनेई का रिएक्शन आया, उस खामनेई के रिएक्शन के बाद न्यूयॉर्क में अलर्ट किया गया है, क्योंकि खबरें ऐसी हैं कि शायद न्यूयॉर्क में अमेरिका के कुछ हिस्सों में कुछ मतलब ऐसे स्लीपर सेल्स जो एकाएक एक्टिव हो जाएं और अटैक करें, इससे डरा हुआ है अमेरिका भी। इसके अलावा अमेरिका की अब रगड़ाई होगी, ये भी खबर जरा लाइए। यूएनएससी में ईरानी राजदूत ने जो बड़ा ऐलान किया है अमेरिका के खिलाफ, आप यूएनएससी की मीटिंग के विजुअल्स भी चला सकते हैं। मेहर न्यूज के मुताबिक अमेरिका अटैक को लेकर बुलाई गई यूएन सुरक्षा परिषद की बैठक में इरावनी ने कहा कि अमेरिका पर पलटवार होगा और इसके लिए हमारे पास 5 वैलिड रीजंस हैं। रीजन, ये पांचों रीजन मैं बता दूं आपको, मीटिंग का विजुअल चला दीजिए आप। पांचों रीजन, इरावनी के मुताबिक अमेरिका ने एक शांत प्राय देश के संप्रभुता पर हमला किया है। अमेरिका के पास ईरान पर अटैक करने का कोई वैध कारण नहीं था। हम परमाणु प्रसार संधि को, एनपीटी को मान रहे हैं, इसके बावजूद अमेरिका ने हम पर अटैक किया है। दूसरा पॉइंट, अमेरिका मिडिल ईस्ट में आतंकवादियों का खुलकर समर्थन करता है, खुलकर समर्थन करता है। अमेरिका गाजा पर इजरायली हमले को लेकर कुछ नहीं बोलता। अमेरिका मानवता विरोधी कार्यों को प्रोत्साहित करता है। पूरी दुनिया भले चुप रहे, लेकिन ईरान चुप रहने वाला नहीं। ये ओपन ऐलान हुआ है यूएन में। ईरानी का तीसरा ऐलान है, दुनिया को संबोधित करते हुए इरानी ने कहा कि ओमान के मस्कट में 16 जून को अमेरिका के साथ परमाणु वार्ता को लेकर हमारी बैठक थी। इससे 2 दिन पहले 13 जून को इजराइल ने हम पे हमला किया। बताइए संधि से कौन भाग रहा है? तीसरा पॉइंट। चौथा था, इरावनी ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कासिम सुलेमानी की हत्या का मामला उठाया। इरावनी का कहना है कि सुलेमानी एक टॉप लेवल के सैन्य अफसर थे, लेकिन अमेरिका ने उनकी हत्या कर दी। ये कहां से जायज है? और पांचवा पॉइंट, यूएन में ईरान के राजदूत इरावनी का कहना है
कि इजराइल से लड़ाई के बावजूद हमारे विदेश मंत्री अब्बास अरागची यूरोपीय देशों से शांति वार्ता को लेकर बात कर रहे थे, लेकिन अमेरिका को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने हमारे ठिकानों पर अटैक किया, हम बदला जरूर लेंगे। अब इसमें मैं 5वां पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट कहा है उन्होंने, जब अब्बास अरागची जिनेवा में यूरोप के टॉप कंट्रीज के ईरान, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, इनके विदेश मंत्रियों के साथ वार्ता में थे, उसी वक्त अमेरिकी अटैक हुआ है। तो यह स्पष्ट है कि अमेरिका ये चाहता ही नहीं था कि बातचीत और शांति हो। अमेरिका का टारगेट न तो न्यूक्लियर जो है रिएक्टर्स थे, न ठिकाने थे। अमेरिका का टारगेट और इजराइल का टारगेट एक ही है कि अमेरिका विरोधी सरकार जो ईरान में है, उसको किसी भी तरह से अपदस्थ किया जाए, हटा दिया जाए, खामनेई को एलिमिनेट कर दिया जाए, जैसे सद्दाम हुसैन को किया था। उसी तर्ज पर अमेरिका बढ़ रहा है। इसके अलावा और कोई वैलिड रीजन नहीं है, क्योंकि आप 3 ठिकानों पर, नतांज पर, फोर्डो पर और इस्फहान पर हमला कर दिए, उसके बावजूद इजराइल के अटैक जारी हैं। आप एक तरफ कह रहे हो कि आपने तीनों ठिकानों को नष्ट कर दिया। जब तीनों ठिकानों को नष्ट कर दिया, तो फिर चुपचाप बैठो, फिर क्या बचा ईरान में? फिर ईरान में आपका क्या इंटरेस्ट है? आपका इंटरेस्ट जो दुनिया, देखिए कैसे जो दोगलापन होता है, डुअल कैरेक्टर होता है, वो कैसे फंसता है, लोग समझ नहीं पाते। क्योंकि पूरा का पूरा सिस्टम व्यक्ति पूजक है, एक आदमी के पीछे लगे हैं, कोई ब्लैकमेलिंग की वजह से है पीछे। कुछ नेता हैं जिनको इजराइल और ट्रंप ब्लैकमेल कर रहे हैं, किसी किसी का सेठ को कहीं पे फंसा है, किसी का दोस्त फंसा है। कुछ देश हैं जो अपने आर्थिक जरूरतों के लिए, रोजी रोटी के लिए, दाल रोटी के लिए पीछे लगे हैं, और कुछ हैं जो डर के मारे कतार में खड़े हैं पीछे हाथ हाथ जोड़ करके। लेकिन बड़ा स्पष्ट समझना होगा, जब ट्रंप और नेतन्याहू दोनों कह रहे हैं कि ईरान के परमाणु ठिकाने हमारे लिए महत्वपूर्ण है, वो टारगेट पर हम ईरान को परमाणु हथियार नहीं बनाने देंगे। अब अमेरिका और ट्रंप कह रहे हैं कि हमने वो तीनों नतांज, फोर्डो और इस्फहान को उड़ा दिया, नष्ट कर दिया तीनों ठिकानों को। जब नष्ट कर दिया तो चैन से अपने घर में बैठो। उसके बावजूद लगातार इजराइल जो है हमले कर रहा है ईरान के सैन्य ठिकानों पर, एयरबेस पे, और खुल के कह रहा है कि खुलकर कह रहा है। मैंने सेना के प्रवक्ता का बयान कल रात में बताया था। खुलकर कह रहा है इजराइल कि हमारे अभी कुछ मकसद, हमारे कुछ लक्ष्य बचे हुए हैं, कुछ हमारा मकसद है। वो मकसद क्या है? वो मकसद एक ही है, खामनेई को हटा दो। जैसे इराक जैसे एक मजबूत और संप्रभु राष्ट्र को बर्बाद किया, पूरी दुनिया में झूठे साबित हुए। जरा मैं सुनाता हूं, उस वक्त नेतन्याहू 1996 में अवतरित हुआ है, ऐसे ही अवतरण के दौर में इजराइल में क्या नेतन्याहू ने बोला था, जरा सुनिए। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran, young people, and many others will say, the time of such regimes, of such despots, is gone. There is a new age, something new is happening. And that is speculation on your part, or you have some evidence to that effect? I was asked the same question in 1986. I had written a book in which I had said that the way to deal with terrorist regimes, well, with terror, was to deal with the terrorist regimes. And the way to deal with the terrorist regimes, among other things, was to apply military force against them. The way we did in Afghanistan. The way, for example, I want to answer your question. I guess I'm running out of time, so I quickly was trying to get there. We've done, I think, what you proposed in Afghanistan, yet I haven't seen that sort of neighborhood effect. Well, I think there's been an enormous effect. The effect was, we were told that there would be a contrary effect. First of all, people said that there would be tens of thousands of people streaming into Afghanistan, zealots who would be outraged by America's action, and this would produce a counter-reaction in the Arab world. But I think you're not saying that when you take an action like we did in Afghanistan, we're going to see all the other countries just fold. No, what we saw is something else. First of all, we saw everybody streaming out of Afghanistan. The second thing we saw is all the Arab countries and many Muslim countries trying to side with America, trying to be okay with America. The application of power
is the most important thing in winning the war on terrorism. If I had to say, what are the three principles of winning the war on terror? It's like, what are the three principles of real estate, the three L's, location, location, location. The three principles of... दुनिया पर बात कर रहे हैं। मैं कहूंगा एक बार फिर से सिर्फ 2 लाइन शुरू के 40 सेकंड सुनवा दीजिए, जो सद्दाम हुसैन वाला पोर्शन है, क्योंकि बाकी में फिर दर्शक भ्रमित हो जाएंगे कि हम दिखाना क्या चाह रहे थे। सुनाइए। If you take out Saddam's regime, I guarantee you that it will have enormous positive reverberations on the region. And I think that people sitting right next door in Iran... बस सद्दाम हुसैन का अगर आप कार्यकाल हटा देंगे, इसको सद्दाम हुसैन को आप पलट देंगे, हटा देंगे, तो पूरे मिडिल ईस्ट में पॉजिटिविटी का एकदम दौर नया शुरू हो जाएगा, सकारात्मकता और विकास का, शांति का। इस रीजन में बिल्कुल दूध की नदियां बहने लगेंगी। ये अमेरिका और इजराइल, ये 2 देश, बाकी तो विदेश नीति देश का मोदी जी तय करेंगे, लेकिन एनालिटिकल जो हिस्सा है वो हम लोग का हक है। ये 2 देश दुनिया में अशांति की सबसे बड़ी वजह, पिछले 50-60 सालों में सबसे बड़ी वजह। ये शांति चाहते नहीं, शांति हो जाएगी तो हथियार नहीं बिकेगा। हाई एंड टेक्नोलॉजी में अमेरिका से आगे अब कई देश जा रहे हैं, चीन तो बहुत आगे निकल गया, तो सिर्फ हथियार बेचने का काम है इसके पास। युद्ध नहीं होगा तो हथियार नहीं बिकेंगे, युद्ध नहीं होगा तो डर नहीं होगा, और डर के नहीं होगा तो हथियार बिकेंगे नहीं। एक तो हथियार बेचना है। दूसरा, व्यापार के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आज की तारीख में वर्ल्ड में, दुनिया के व्यापार में, वो है तेल और गैस, प्राकृतिक गैस, तेल, खनिज, ये 3 है। पूरा मिडिल ईस्ट तेल और गैस का भंडार है। मिडिल ईस्ट को ये लड़ा करके हर जगह पर कठपुतली नेता चाहिए, जिससे पूरे के पूरे ऑयल फील्ड पर इसका कब्जा हो। इसके सिवाय इसका कोई मकसद नहीं है, ना दुनिया का भला इसको चाहिए। ये ऐसा व्यापारी है जो आपराधिक रास्तों से भी व्यापार करने में यकीन रखता है। ये युद्ध अपराधी तो है। तो इस युद्ध अपराध के जरिए 1979 में जब ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई, रजा पहलवी जो ईरान में बैठाया हुआ अमेरिका का एक पिट्ठू था, उसको जब भगा दिया गया इस्लामिक क्रांति में ईरान से, वो गया अमेरिका ही शरण लिया। उसका बेटा है रेजा पहलवी, जो आजकल कहता है कि बहुत जल्दी ही तख्ता पलट होने वाला है, प्रिंस, क्राउन प्रिंस उसको वहां लिखते हैं सब। तो वो जाकर के जब अमेरिका में बैठा और यहाँ पर इस्लामिक क्रांति हो गई, उसके बाद इराक को, उसके ईरान के पड़ोसी इराक को सद्दाम हुसैन, सद्दाम का भी एक समय में, सद्दाम का भी अमेरिका से बड़ा अच्छा रिलेशन था। सद्दाम को बाद में समझ में आया और सद्दाम हुसैन ने इस बात को एक्सेप्ट किया, ओपनली एक्सेप्ट किया। सद्दाम की वो बाइट भी मेरे पास पुरानी, जिसमें एक्सेप्ट किया। 8 साल चला, इराक ने, सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला किया। अमेरिका ने पूरा का पूरा प्लान, पूरी साजिश अमेरिका की थी। ये कबूलनामा, ये मैं नहीं बता रहा, मैं थोड़ा देख रहा था, लेकिन ये पूरा कबूलनामा था सद्दाम हुसैन का, कि अमेरिका के प्रभाव में आकर के अमेरिका ने हमको वो किया, गुमराह किया और युद्ध में झोंका। 8 साल युद्ध चला। उस युद्ध के बाद जब शांति हुई, तब समझ में आया सद्दाम हुसैन को, और जब समझ में आया सद्दाम हुसैन को कि अमेरिका कितना बड़ा, उस समय अमेरिका को शैतान कहा था, कितना बड़ा अमेरिका साजिश करता है, तो सद्दाम हुसैन ने अमेरिकी प्रभाव से खुद को दूर कर लिया। उसकी वजह से खाड़ी युद्ध हुआ, और खाड़ी युद्ध में 35 देशों का अलायंस बना करके इराक से लड़ा जो है अमेरिका। उस युद्ध में सद्दाम की हार हुई, लेकिन इराक को फिर भी बचाया। आखिरकार 2003 के पहले की, 2003 में सद्दाम को जब पकड़ा, उसके पहले की नेतन्याहू फाइट, उसके बाद इराक पर आखिरकार सद्दाम हुसैन को एलिमिनेट करके इराक पर कब्जा किया। उसके बाद पूरी खाड़ी में, पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक टारगेट बचा था, ईरान, क्योंकि कुवैत, अब आज की तारीख में कुवैत पूरी तरह से अमेरिका के चंगुल में है, मुट्ठी में, सिकंजे में। इराक भी सद्दाम हुसैन के बाद उसके सिकंजे में है। बहरीन, कतर, सऊदी अरब के साथ, सऊदी राष्ट्रपति बनने के बाद दूसरे कार्यकाल में सबसे पहले सऊदी की यात्रा किया। सऊदी के साथ उसने अपना व्यापार, सऊदी उसके हिसाब से करता है।
तो ओमान, बहरीन, कतर, मिस्र, सऊदी, कुवैत, इराक, यूएई, सारे के सारे देश, ओमान, सब अमेरिकी प्रभाव में है। वहां की सरकारें उसी हिसाब से उठा पलट करवाता है। सीरिया में भी आंतरिक रूप से सीरिया में तो आज भी शांति नहीं है। सीरिया आज भी सिविल वार झेल रहा है। सीरिया में जो असद की सरकार थी, वो सरकार रूस के प्रो रूस थी, प्रो रसिया, प्रो पुतिन। वहां भी जो भगा है, अब वो अमेरिका के प्रभाव वाला है। हालांकि सीरिया की जनता उसको भोग रही है, वो चाहे बसर रहा हो, बसर अल असद, और चाहे अमेरिकी समर्थित आ जाए, वहां पिस रही है जनता गृह युद्ध में। पूरे मिडिल ईस्ट को अशांत करके रखा है। अब मिडिल ईस्ट के बाद, ये वीडियो में मैं एकदम साफ कर दूं, मिडिल ईस्ट की अशांति के बाद मिडिल ईस्ट में खजाना है तेल और प्राकृतिक गैस का, और ग्लोबल साउथ जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें भारत है, ये बाजार है, बहुत बड़ा बाजार है। मिडिल ईस्ट के बाद ये अमेरिका की ये निगाहें क्या ग्लोबल साउथ की तरफ होंगी, और ग्लोबल साउथ की तरफ हुई तो फिर भारत फिलहाल जो सरेंडर दिखता है, जिसकी सरकार सरेंडर दिखती है, ट्रंप के इशारों पर घूमती हुई, जुबान नहीं खुलती, ट्रंप के बार बार बेइज्जत करने पर, अपमानित करने पर जिसकी जुबान नहीं खुलती, वो क्या भारत को भी, संप्रभु भारत को भी, जिस भारत ने गुलामी के दौर में भी अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, उस भारत को कठपुतली बना देगा जो है अमेरिका। ये सवाल है, इसके साथ मैं आपको छोड़ के जाता हूं। अपडेट्स और जो भी होंगी हम लेकर के आएंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार।